हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो आज हम लोग बात करेंगे 12th फिजिक्स के टॉप वीवीआई एमवीवीआई क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट आ सकते हैं। सो आप लोगों को करना ये है कि अभी हम जितना भी क्वेश्चन बताएंगे सभी क्वेश्चन को आपको अच्छे से देखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट आ सकते हैं। आपको एग्जाम में जाने से पहले इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखना है, क्योंकि इसमें से बहुत सारे आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट आए हुए रहेंगे। तो इसको एक बार आपको ज़रूर देखना है। देखिए, यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन है एक एक करके आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताएंगे। जितना भी इसमें एक्स्ट्रा हम टॉपिक्स बताएंगे उस सभी टॉपिक को आपको यहाँ पे याद करके हुए जाना है, तभी आप उस एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। और इसके अलावा आपको करना ये है कि मान लीजिए आपको क्वेश्चन पेपर मिला एग्ज़ाम में, सबसे पहले आपको जितना भी क्वेश्चन है 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लीजिए जी। उसके बाद आपको करना ये है कि जिसमें आप 100% श्योर है कि यही क्वेश्चन आएगा उसको सबसे पहले टिक कर लीजिए, उसको ओएमआर शीट में भर लीजिए। फिर जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है उसको ट्राई करिए। इस प्रकार से अगर करते हैं तो आपको इतना तो हम गारंटी दे सकते हैं कि 35 आउट ऑफ 35 तो आप आसानी से ला लीजिए, यहाँ पे आ जाएगा। कैसे? क्योंकि आप 70 है टोटल, यानी दोगुना क्वेश्चन है ना, उसमें से आपको केवल 35 का ही आंसर देना रहता है। तो इस तरह से आप सॉल्व करिएगा, आसानी से सॉल्व भी हो जाएगा। तो आइए यहाँ पे हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। साथ ही आपके पास जितना भी ग्रुप है सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिए, क्योंकि इसमें जितना भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन एमवीवीआई है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट आएंगे। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह का और भी वीडियो है वो आपको यहाँ पे मिलता रहेगा। विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है ये आप बताइए। देखिए, ओम मीटर ऑप्शन में है, बी में है एम्पियर मीटर, सी में है वोल्ट मीटर और डी में है वोल्ट पर मीटर है। देखिए, अगर आपको अच्छे से अगर तैयारी करना है ना, तो जितना भी ऑप्शन रहता है सभी क्वेश्चन में, सभी क्वेश्चन को ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर आप चलते हैं उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि जैसे इसी क्वेश्चन में देखिए, अगर ऑप्शन डी के बारे में हम देखें तो वोल्ट पर मीटर है। अब वोल्ट पर मीटर जो होता है वो किसका यूनिट होता है, इस तरह से आपको देखना है। तो वोल्ट पर मीटर जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का यूनिट होता है। तो ये तो हमारा ऑप्शन में नहीं, यहाँ क्या है विद्युत फ्लक्स पूछा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो ये हमारा हो जाएगा, नहीं होगा। इसके अलावा देखिए यहाँ पे क्या है, वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर किसका यहाँ पे यूनिट होता है, तो ये भी आपको पूछा है। तो वोल्ट मीटर क्या होता है, विद्युत फ्लक्स का ऐसा यूनिट होता है। वोल्ट मीटर विद्युत फ्लक्स का ऐसा यूनिट होता है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी में है एम्पियर मीटर। एम्पियर मीटर आप किसका यूनिट होता है ये आपको याद रखना है। तो एम्पियर मीटर एम्पियर मीटर जो यूनिट होता है वो हमारा यहाँ पे हो जाता है किसका, तो ये मोमेंट जो होता है उसका हो जाता है। अब देखिए, इसके अलावा ऑप्शन ए है ओम मीटर। तो ओम मीटर किसका यूनिट होता है, तो ये होता है रेसिस्टिविटी, यानी प्रतिरोधकता का जो यूनिट होता है वो ओम मीटर हो जाता है। तो इस तरह से अगर प्रत्येक क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं ना, तो आपके लिए मतलब बोर्ड एग्जाम में जैसे 70 में से 35 क्वेश्चन तो आप आसानी से बना लीजिएगा, क्योंकि जानते हैं 70 आपको क्वेश्चन रहेगा जिसमें से केवल 35 ही बनाना रहेगा। तो फर्स्ट का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगी, वोल्ट मीटर हो जाएगी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 1/4πε0 का मान होता है। जैसे यहाँ पे क्या है, प्रविद्युतांक का मान क्या होता है, तो इसको आपको मालूम होगा कि ये होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा इसका राइट आंसर 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका आंसर फर्स्ट हो गई, यानी ऑप्शन ए। अब ये यहाँ पे ये पूछा है कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। अभी जस्ट आपको बताएं कि मात्रक भी आपको याद करते हुए चलना है। तो जैसे यहाँ पे 1/4πε0 था, तो यहाँ पे देखिए इसका मात्रक यहाँ पे क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर है। तो अब देखिए वहाँ पे ये है और यहाँ पे तो दूसरा फॉर्म में दिया हुआ है, तो उसी का यहाँ पे फॉर्म में आ जाता है, तो वो हमारा हो जाता है फेराड पर मीटर हो जाता है। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है, तो फेराड पर मीटर हो जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगी। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर इसमें है, किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान। जब देखिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि जैसे कोई भी मेटल है, कोई भी वस्तु है, उसमें कितना न्यूट्रॉन और कितना प्रोटॉन रहता है। तो उसमें इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन रहता है। डैट मीन्स तभी ना उसको हम क्या कहते हैं, अनावेशित कहते हैं। अनावेशित कहने का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन।
अब इसको आवेशित कर रहे हैं। तो अब देखिए कोई भी वस्तु जो है तो उसको मान लेते हैं, जैसे सोडियम होता है, सोडियम Na+ हो जाता है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन घट गया है ना सोडियम में से, तो ये हमारा कौन हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी, यानी ये धनावेशित हो गया। और जैसे Cl- होता है तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, ऋणावेशित हो जाता है। डेट मीन्स इसमें से एक इलेक्ट्रॉन आया है। तो देखिए जब इलेक्ट्रॉन मतलब देखिए जब इसमें से इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इसका क्या होगा, द्रव्यमान घटेगा, इसमें आएगा तो इसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा। तो अब यहाँ पे पूछा है कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है, तो यहाँ पे तो ये स्पेसिफाई नहीं किया गया है ना कि ऋणावेशित किया जाता है या धनावेशित किया जाता है, तभी ना हम बता सकते कि उसका जो द्रव्यमान होगा वो बढ़ेगा या घटेगा। तो डेट मीन्स इसका जो यहाँ पे आवेशित करता है, डेट मीन्स ऋणावेशित भी कर सकता है और यहाँ पे धनावेशित भी कर सकता है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगी, बढ़ या घट सकता है। उसका जो द्रव्यमान होगा वो बढ़ भी सकता है, बढ़ कब जाएगा, जब उसको ऋणावेशित करेंगे, घट कब जाएगा, जब वो धनावेशित होगा तब। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगी। अब यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है विभव प्रवणता बराबर होता है, विभव प्रवणता बराबर होता है। तो ये जो जैसे पोटेंशियल कोफिशिएंट का नाम आप लोग सुने होंगे, तो पोटेंशियल कोफिशिएंट क्या होता है, dV/dx होता है ना। तो dV/dx देखिए ऑप्शन सी में है, तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगी। अब 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें है कि 1 स्टेट कूलम बराबर कितना कूलम होता है। तो 1 स्टेट कूलम बराबर होता है ये हो जाता है हमारा 1/3 × 10⁻⁻9 कूलम हो जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगी। जैसे इसको आप इस तरह से 1/3 × 10⁻⁻9 ये हमारा हो गया। अब 7 नंबर में दिया है ए तथा बी के बीच समतुल्य धारिता होगी। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन जब आपसे रहेगा, अगर आपको रेसिस्टेंस का याद है तो उससे आप कैपेसिटेंस का निकाल सकते हैं। ये दोनों क्या हो जाता है, एक दूसरे का अपोजिट हो जाता है। अगर बात करते हैं जैसे सीरीज में रेसिस्टेंस अगर जुड़ा हुआ है तो R1 + R2 इस तरह से डायरेक्ट जुड़ जाता है। अब जब यहाँ पे रेसिस्टेंस अगर पैरेलल में जुड़ा रहता है, क्या समांतर में, तब ये 1/R1 + 1/R2 हो जाता है। सेम इसी का अगर अपोजिट हम देखें कि जब कैपेसिटर जो होगा वो पैरेलल में जुड़ा रहेगा तो वो C1 + C2 हो जाएगा, और जब ये सीरीज में जुड़ा रहेगा तो 1/C1 और 1/C2 इस तरह से जुड़ेगा। तो देखिए इसके बीच समतुल्य धारिता निकालना है, तो ये दोनों क्या है, ये दोनों पैरेलल में है और इसके साथ ये सीरीज में जुड़ा हुआ है। तो जब आपको अभी जस्ट बताएं कि जब कैपेसिटेंस में पैरेलल में रहेगा तो वो डायरेक्ट जुड़ जाएगा, मतलब 3 माइक्रोफेराड और 2 माइक्रोफेराड, ये हमारा हो गया 5 माइक्रोफेराड। अब ये दोनों क्या है, सीरीज में है, तो सीरीज में किस तरह से जुड़ेगा, तो 1/5 + 1/4 ये हमारा हो जाएगा 20, और ये 4 और ये +5, डेट मीन्स ये हो गया 9/20। अब यहाँ पे सी इक्विवेलेंट निकालेंगे तो ये 20/9 हो जाएगा। अब देखिए 20/9 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए में है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगी, 20/9 माइक्रोफेराड हो जाएगी। अब आइए यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। एक परावैद्युत समांतर पट्टी का संधारित्र की पट्टियों के बीच डाल देने पर धारिता का मान। अब जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है, ये कैपेसिटर का पट्टी है, यहाँ पे निगेटिव ना होगा, इधर पॉजिटिव, तो इस साइड निगेटिव चार्ज इस तरह से है। अब उसके बीच हम क्या किए, एक परावैद्युत रख दिए, तो इससे जो इसके बीच का जो धारिता होगा वो क्या होगा, ये बढ़ेगा घटेगा या तो फिर इसके बीच क्या एक्सचेंजेज आएगी वो आपको बताना है। तो जैसे ये जो परावैद्युत होता है, जैसे मोम होता है, तो ये सारा चीज़ उसके बीच डाल दिया जाता है, जिसके कारण उसका जो कैपेसिटेंस जो होता है, कैपेसिटर का पास जो पावर होता है वो बढ़ जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगी, बढ़ता है। जब समानांतर पट्टी का संधारित्र के बीच यहाँ पे परावैद्युत डाल दिया जाता है तो उसका जो धारिता होता है वो बढ़ने लगता है, तो ऑप्शन ए हो गई। अब ये 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें है विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में से कौन है। तो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसका आप लोग जल्दी से कमेंट में बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से इसका आप लोग जवाब दीजिए। यहाँ पे देखिए विद्युत का सबसे अच्छा चालक, तो आपको मालूम होगा कि जैसे चांदी, सोना, तांबा, जस्ता, जिंक, तो इसका सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है, चांदी होता है। बट आप लोग देखते होंगे कि चांदी का वायर हम लोग यूज नहीं करते, क्यों, क्योंकि ये महंगा होता है, इससे सस्ता कॉपर होता है, इसलिए कॉपर को हम यूज कर लेते हैं, चांदी को। बट सबसे अच्छा जो सुचालक होता है वो चांदी होता है। इसका आंसर ऑप्शन ए हो गई। अब देख लेते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है। तो आदर्श एमीटर का जो प्रतिरोध वो 0 होता है, और मतलब क्या, जो बहुत कम होता है, 0 के बराबर होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगी, 0 हो जाएगी।
अब 11 नंबर क्वेश्चन में देखिए, इसमें है कि ए मीटर का प्रतिरोध होता है। जस्ट अभी आप ऊपर देखें कि आदर्श ए मीटर, तो आइडियल ए मीटर जो होता है उसका जो रेसिस्टेंस होता है वो 0 होता है, बट यहाँ पे ए मीटर जो होता है उसका जो रेसिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है। वो शून्य, यहाँ पे ऑप्शन भी नहीं है, दैट मीन्स ये बहुत ही कम होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगी। अब यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किलो वाट आवर मात्रक है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है और केवल इजी ही है। देखिए किलो वाट मतलब क्या, कि किलो वाट मतलब 1000 वाट हो जाएगा इसमें, और यहाँ पे क्या है, आवर है, आवर में कितना सेकेंड हो जाएगा, 3600 हो जाएगा। इसको आप कैलकुलेट करिएगा तो 3.6 × 10⁻6 आ जाएगा, यहाँ पे जूल में आ जाएगा। ये क्या आएगा, ये जूल में। तो ये किसका मात्रक हो गया, तो ये हमारा हो गया ऊर्जा का मात्रक हो गया। किलो वाट आवर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगी, ऊर्जा हो जाएगी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध होता है। एक जैसे स्वस्थ मनुष्य है उसका जो विद्युत प्रतिरोध होगा वो 5000 ओम्स के बराबर होगा, 50,000 ओम के बराबर होगा, 5000 नहीं सॉरी 50,000 ओम के बराबर होगा, 50,000 ओम्स के बराबर होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे अब विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, तो आप लोगों को मालूम होगा कि जब इलेक्ट्रिकल सर्किट है उसमें पावर क्या होता है, तो पावर डेट मीन्स V बराबर हमारा IR हो जाता है। IR ये हमारा हो गया ना, V बराबर IR। तो अब यहाँ पे देखिए V बराबर IR कहीं पे ऑप्शन है, ये ऑप्शन नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा और किस तरह से इसको निकालिएगा। तो सबसे पहले पावर निकालना, तो पावर क्या होता है यहाँ पे, तो V² R होता है, पावर होता है V² R हो जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगी। और इसके अलावा मान लीजिए अगर V² R नहीं देता ऑप्शन, तब इसका कौन सा ऑप्शन होगा, तो आपको V बराबर IR होता है इतना तो मालूम है। तो V बराबर जब IR होता है तो V² है, तो ये इसका I², ये R² हो जाएगा और डिवाइडेड बाय R हो जाएगा। तो R से R कैंसिल, डेट मीन्स I², R भी क्या होता है, तो पावर ही होता है। तो ये भी आपको ऑप्शन रह सकता है या V²/R भी रह सकता है, उसी के अकॉर्डिंग आप उसका करेक्ट आंसर चूज कर सकते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगी। अब आइए यहाँ पे 50 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें 1 फेराड बराबर होता है, तो ये तो बिल्कुल आप लोग केमिस्ट्री में भी ये पढ़े होंगे। बताइए इसका आंसर क्या होगा। 1 फेराड बराबर होता है 96,500 कूलम के बराबर होता है, 96,500 कूलम के बराबर होता है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगी। अब देख लेते हैं 60 नंबर क्वेश्चन। ये 16 में दिया हुआ है, किसी विभव मापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए। अब जैसे पोटेंशियोमीटर है ना, तो जब पोटेंशियोमीटर की हम जो संवेदनशीलता है वो हम किस तरह से बढ़ा सकते हैं, इसका अनुप्रस्थ क्षेत्र बढ़ाना चाहिए, इसकी धारा को घटाना चाहिए, धारा को बढ़ाना चाहिए, या इसकी लंबाई को घटाना चाहिए। तो इसका जो अनुप्रस्थ क्षेत्र है, ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, अगर उसको हम बढ़ा देते हैं ना, तो इसका जो पोटेंशियोमीटर का जो संवेदनशीलता वो बढ़ जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगी। अब देख लेते हैं 17 नंबर 1 वोल्ट बराबर होता है। तो बताइए इसका आंसर आप लोग क्या होगा, 17 का जल्दी से बताइए क्या होगा कि 1 वोल्ट बराबर क्या होता है। 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल पर कूलम हो जाएगा, 1 जूल पर कूलम हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगी। अब 18 नंबर क्वेश्चन में देखिए, इसमें है कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान। तो देखिए इस तरह से इसमें लाल रंग का पूछा है, इसी तरह से और भी कलर का आपको पूछ सकता है, जैसे पीला हो गया, ब्लैक हो गया, ब्राउन हो गया, इस तरह का। इसके लिए आपको एक फॉर्मूला बता देते हैं। जैसे ये होता है हमारा BB रॉय वाज ग्रेट, ये हो गया ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ। इस तरह से ये फार्मूला होता है। इस तरह से आप कार्बन कलर कोड का नेम याद रख सकते हैं। नेम कैसे, तो B से ब्लैक, B से ब्राउन हो गया, R से रेड, O से ऑरेंज हो गया, Y से येलो हो गया, G से ग्रीन हो गया। फिर इस तरह से आप लोग इसको याद कर सकते हैं। तो देखिए जब याद तो कर लिए, फिर के अकाउंट कैसे करना है, तो ये हमारा हो गया 0, ये हमारा हो गया 1, ये 2, इस तरह से 0 से हमें स्टार्ट करना है और आगे बढ़ते जाना है। तो रेड कहाँ पे आता है, तो BBR मतलब तीसरा पॉइंट पे, मतलब ये हो गया 200, यानी रेड कलर का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी में है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगी। इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर। जब कोई अनावेशित कण एक ऐसे क्षेत्र में गति करता है जहाँ चुंबकीय क्षेत्र विद्यमान हो, तब यहाँ पे क्या है, उस कण जो है मॉलिक्यूल जो है उस पर कोई भी चार्ज नहीं है,
तो इस कंडीशन में वहाँ पे कौन सा क्षेत्र है, तो विद्युतीय क्षेत्र विद्यमान है। तो इस कंडीशन में जो होता है वेग का जो कण है, जैसे ये मान लीजिए कोई अनावश्यक कण है, पार्टिकल है, तो इसका जो वेलोसिटी होता है वो यहाँ पे कांस्टेंट रहता है। तो इसका वेलोसिटी क्या रहेगा, वेग अचर रहता है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगी। अब 20 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व होता है, ये जो क्या है, एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, तो वो होता है बी स्क्वायर बाय, ये होता है 1/2 बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट होता है। तो किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी में है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 21 में। ए क्षेत्रफल के वृत्तीय पास के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बी है, तो उस पास का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा। मैग्नेटिक यहाँ पे आघूर्ण पूछा है, तो ये मैग्नेटिक चुंबकीय आघूर्ण इसका कौन सा होगा, जबकि वो क्या है यहाँ पे सर्कुलर है। तो इस कंडीशन में जो हमारा हो जाता है सर्कुलर है और चुंबकीय क्षेत्र है, तो चुंबकीय आघूर्ण पूछा है। तो चुंबकीय आघूर्ण जो हमारा हो जाएगा वो होता है ये बी ए, और इसके बाद हमारा हो जाता है ये 1/2 बी ए, और ये हमारा हो गया म्यू नॉट, और अंडर रूट यहाँ पे पाए, और उसके बाद आता है ए के पास, ये तो यहाँ पे है ही, इस पे पार आ जाएगा 3/2। तो ये आंसर ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगी। अब यहाँ पे साइक्लोट्रॉन किस कण को उच्च ऊर्जा तक त्वरित करने के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए साइक्लोट्रॉन क्या करता है कि कोई भी ऊर्जा जैसे कण होता है, पार्टिकल्स होता है, उसको हाई एनर्जी तक एक्सेलरेट करता है, जैसे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, अल्फा कण, न्यूट्रॉन। तो ये जो होता है ये जो भारी कण होता है ना, उसके लिए उपयुक्त है। क्यों उपयुक्त है, तो देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे पूछा है किसके लिए उपयुक्त नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन और इसके बाद न्यूट्रॉन जो होता है, ये दोनों के लिए उपयुक्त नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसका जो मास होता है वो बहुत ही कम होता है। इसका जो मास होता है वो बहुत ही कम होता है, ये आप लोगों को भी मालूम है। जब इसका मास कम होता है ना, तो ये क्या करता है कि ये इसको अगर हम थोड़ा सा भी काइनेटिक एनर्जी देते हैं ना, इस इलेक्ट्रॉन में अगर थोड़ा सा भी काइनेटिक एनर्जी देते हैं, तो अब ये क्या होता है कि अत्यधिक वेग से यहाँ पे इसका जो वेग होता है वो अत्यधिक ज़्यादा हो जाता है। मतलब ये हो गया कि इसका द्रव्यमान कम है, अगर इसमें थोड़ा सा भी काइनेटिक एनर्जी देते हैं और ये देते हैं, ये क्या होता है कि उच्च वेग से गति करने लगता है, जिसके कारण इसमें साइक्लोट्रॉन का उपयोग ही नहीं करना पड़ता है। तो ये किसके लिए उपयुक्त नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगी। इस तरह से सभी क्वेश्चन को आपको याद करते हुए चलना है। अब लोरेंज बल का परिकलन करने के लिए सूत्र है। तो लोरेंज फोर्स क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स होता है। तो बताइए कौन सा इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। एफ वेक्टर यहाँ पर फोर्स जो है वो क्यू इंटू ई क्रॉस ई प्लस यहाँ पे बी होता है। तो ये हमारा हो जाएगा v क्रॉस बी हो जाएगा, जब कोई यहाँ पे जब कोई पार्टिकल्स है तब। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। अब 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है कि नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होता है, घटता है, बढ़ता है, स्थिर रहता है, या पहले घटता है फिर बढ़ता है। देखिए नमन कोण है और उससे हम कहाँ जा रहे हैं, तो उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जा रहे हैं। तो इस कंडीशन में जो उसका वैल्यू होगा वो हमारा यहाँ पे वैल्यू क्या होने लगता है, तो घटने लगता है। तो घटने लगता है, इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगी, घटता है। अब आइए हम 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें है चुंबक की ज्यामितीय लंबाई Lg तथा चुंबक का लंबाई Lm में संबंध होता है। तो देखिए इसको अगर आप लोग एक तरीके से याद करते हैं तो आप कभी नहीं भूलिएगा। कैसे, चुंबक की ज्यामितीय लंबाई मान लेते हैं, ये हमारा चुंबक की ज्यामितीय लंबाई हो गया Lg, ये हमारा Lg। अब यहाँ पे क्या है, ये हमारा नॉर्थ पोल और ये हमारा साउथ पोल हो गया। अब Lm यानी चुंबक की लंबाई क्या है, चुंबकीय लंबाई, डेट मीन्स ये हमारा हो गया उसकी जो ज्यामिति है उसका, और उसके बीच जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसकी लंबाई हम यहीं से न काउंट करेंगे यहाँ से। तो इसका जो लंबाई हमारा हो गया ये Lm हो गया। तो देखिए बड़ा कौन है, तो Lg बड़ा है, छोटा कौन है, Lm बड़ा है। तो अब देखिए कि Lm बराबर हमारा बड़ा कौन सा हो जाएगा, तो Lg हो जाएगा। तो Lm बराबर 5/6 Lg हो जाएगा। डेट मीन्स ये है Lm से बड़ा कौन सा है, Lg है। तो Lm से बड़ा देखिए किस ऑप्शन में है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये छोटा हो गया ना। Lm क्या है यहाँ पे 5 में से ये, तो ये हमारा छोटा हो गया। Lm बराबर 2 ये भी नहीं होगा क्योंकि उतना दोगुना तो नहीं है।
ये दोनों तो इक्वल नहीं है, ये थोड़ा सा बड़ा है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। Lm बराबर 5/6 Lg हो जाएगा। अब देख लेते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। एक लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता, एक लौह चुंबकीय पदार्थ की जो चुंबकशीलता होती है वो म्यू इज ग्रेटर देन 1 हो जाती है। म्यू इज ग्रेटर देन 1, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगी। 26 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो गई। अब 27 नंबर, ध्रुव प्रबलता का ऐसा मात्रक। ध्रुव प्रबलता जो होता है, पोल स्ट्रेंथ जो होता है, उसका ऐसा मात्रक क्या होता है, तो ये हमारा हो जाता है एम्पियर मीटर हो जाता है। ध्रुव प्रबलता का ऐसा मात्रक एम्पियर मीटर हो जाता है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगी। अब देखिए 28 नंबर, निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान होता है। निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति दैट मींस वैक्यूम में जो चुंबकीय प्रवृत्ति होता है वो किस प्रकार का होता है? 0.5 के बराबर, अनंत 1 के बराबर या शून्य होता है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो निर्वात में जो चुंबकीय प्रवृत्ति वो शून्य होती है, यहाँ पे ये 0 हो जाती है। इसका आंसर ऑप्शन डी हो गई। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 29 नंबर, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर के विमीय सूत्र के समतुल्य विमा की राशि। अब जैसे आपको अभी कुछ देर पहले बताएं कि यहाँ पे डायमेंशन और यूनिट आपको दोनों याद करते हुए चलना है। अब यहाँ पे आया बीमा की राशि बताइए। अब जैसे ई नॉट हो गया और ई स्क्वायर हो गया, ई नॉट ई स्क्वायर के बीमीय सूत्र और इसके समतुल्य, मतलब ये ई नॉट और ई स्क्वायर के बराबर किसकी बीमीय सूत्र हो गई वो आपको बताना है। तो वो जो हमारा बराबर हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, तो बी स्क्वायर और म्यू नॉट के बराबर हो जाएगा। तो बी स्क्वायर म्यू नॉट, बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट है ना, बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट किस ऑप्शन में है, ऑप्शन यहाँ पे ए में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे डायनमो की क्रिया निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है। डायनमो जो है सो क्या करता है, यहाँ पे EMI पे वर्क करता है, दैट मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे ये वर्क करता है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अब ट्रांसफार्मर में विद्युत ऊर्जा का उष्मा का रूपांतरण को कहते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए ट्रांसफार्मर है, अब उसमें हीट एनर्जी जो होता है वो यहाँ पे क्षय होता है, तो वो किस रूप में क्षय होता है, उसका रूपांतरण क्या होता है, तो उसको क्या कहते हैं हम। जैसे हीट का जो क्षय होता है उसको हम क्या कहते हैं, तो ताम्र क्षय कहते हैं। उसका आंसर ताम्र क्षय हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगी। अब आइए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एलर परिपथ क्या शक्ति गुणांक होगा। एलर परिपथ का शक्ति गुणांक होगा, शक्ति गुणांक आप इस तरह से निकाल सकते हैं, ये हमारा जेड इस तरफ हो जाता है। तो इस तरह से अगर आप यहाँ पे शक्ति गुणांक निकालिएगा तो वहाँ से आपका जो आंसर है जगह ऑप्शन बी आ जाएगा, r/√r² प्लस ओमेगा एल स्क्वायर हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन सी होगी, देखिए यहाँ पे पेंटिंग मिस्टेक हो गया है, ये सी हो गई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगी, ऑप्शन ये हो जाएगी, सी हो जाएगी। 32 का राइट आंसर जो है सो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगी। अब देख लेते हैं यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन। इसमें है यदि प्रत्यावर्ती धारा और विद्युत वाहक बल के बीच फाई कोण का कलांतर हो तो शक्ति गुणक का मान होगा। अब प्रत्यावर्ती धारा है और विद्युत वाहक बल, यानी देखिए ये जो बल है ये बल नहीं है, विद्युत वाहक बल है ना, वहाँ पे बल लिखा हुआ बट ये बल नहीं होता है, ये दो पॉइंट के बीच ना टर्मिनल डिफरेंस को मापता है। पोटेंशियल जैसे मान लीजिए ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, इसके बीच को फोर्स का नहीं मापता है, इसके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको मापता है। तो इसको हम यहाँ पे ये इसका फाई कौन हो गया कलांतर, और यहाँ पे प्रत्यावर्ती धारा, तो इसके बीच का हमें शक्ति गुणक पावर फैक्टर निकालना है। तो पावर फैक्टर जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे cos फाई हो जाएगा ना, cos फाई हो जाएगा जो कि ऑप्शन डी में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगी, cos फाई हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे 34 नंबर है, यदि L प्रेरकत्व, R प्रतिरोध तथा C संधारित्र की धारिता हो तो L/R तथा RC का विमीय सूत्र। देखिए यहाँ पे भी विमीय सूत्र आ गया है। अगर प्रॉपर आपको अच्छे से विमीय सूत्र का तैयारी करना है तो यही है कि आप जाइए वहाँ पे और चेक कर लीजिए। यूनिट वेक्टर का हम वीडियो ये यूनिट और डायमेंशन का वीडियो बना के दे दिए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए L, सबसे पहले आपको यहाँ पे तो ये है ही, L का यूनिट बताइए। प्रेरकत्व का सबसे पहले आप इसका यूनिट बताइए, इसका यूनिट बताइए, इसका यूनिट बताइए। प्रेरकत्व का यूनिट क्या होता है, हेनरी होता है। प्रेरकत्व का यूनिट हो गया हेनरी, प्रतिरोध का हो गया ओम, और संधारित्र के क्या हो गया, फेराड हो गया। इस तरह से आपको याद रखना है, तीनों का हेनरी, ओम्स, फेराड हो गया।
अब पूछा है L/R, दैट मीन्स हेनरी बाय रेसिस्टेंस हो गया ना, तो इसका यहाँ पे पूछा है कि और तथा आरसी के बीच का बीमीय सूत्र पूछा है। तो बताए इस दोनों का कौन कौन सा हो जाएगा। देखिए इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा ML, एक तो हो जाएगा यहाँ पे ML0 और T हो जाएगा, और उसके अलावा बचा यहाँ पे ML0 और T हो जाएगा। मतलब ये दोनों का जो हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगी। अब आइए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर देख लेते हैं। किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राथमिक एवं द्वितीयक में क्रमशः N1 और N2 लपेटे हों तो। अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। सबसे पहले आपको ये जानना है कि ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं। ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं ऊंचाई ट्रांसफार्मर, एक होते हैं यहाँ पे जो अपचाई ट्रांसफार्मर। दैट मीन्स एक हमारा हो गया स्टेप अप ट्रांसफार्मर और दूसरा हो गया स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप में क्या होता है कि जो हमारा इनिशियल वोल्टेज है ना, मान लेते हैं कि वोल्टेज हमारा यहाँ पे क्या है 100 वोल्ट का है, और जब इसमें हम क्या अब स्टेप अप ट्रांसफार्मर से जब इस करंट को पास कराएंगे तब उसका जो वोल्ट आएगा वो जैसे उससे यानी 100 वोल्ट से ज़्यादा हो जाएगा, 120, 150, 200 इस तरह से हो जाएगा। तो इस ट्रांसफार्मर को हम कहते हैं ऊंचाई ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन क्या कहते हैं, जैसे 200 है तो इसको कम करके कितना कर देगा 100 कर देगा, 150 कर देगा, यानी वो वोल्ट को घटा देता है, उसकी जो विभवांतर है उसको घटा देता है। तो वो हमारा हो गया स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो गया, अपचाई ट्रांसफार्मर हो गया। तो ये दो ट्रांसफार्मर। अब पूछा है कि इसके जो कुंडली होता है उसमें N1 एवं N2 लपेटे हुआ है। अब बताइए कि N1 किस में ज़्यादा होगा और N2 किस में ज़्यादा होगा। तो स्टेप अप की बात कर लेते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप में जो होगा वो N1 जो होगा सो N2 से कम होगा। दैट मीन्स N2 ज़्यादा होगा और N1 कम होगा। N2 ज़्यादा होगा, N1 कम होगा, तो उसको हम कहेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और N1 ज़्यादा होगा और N2 कम होगा, तो ये हमारा हो गया स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछा है स्टेप अप ट्रांसफार्मर पूछा है, तो इसमें N2 ज़्यादा होना चाहिए। N2 किस में ज़्यादा है, तो N2 इसमें ज़्यादा है ना, ऑप्शन बी में ज़्यादा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगी। अब आइए यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है। जैसे देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, वेव होता है ना, इलेक्ट्रिक में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, उसकी प्रकृति कैसी होती है, तो वो हमारा हो जाती है ट्रांसवर्स हो जाती है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगी, अनुप्रस्थ हो जाएगी। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसमें कौन से विक्षेपित हो जाता है, तो वो कैथोड किरणें हैं वो विक्षेपित हो जाते हैं, उसके अलावा कोई भी नहीं होती है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कैथोड किरणें हो जाएगी। अब आइए यहाँ पे 38 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें दिया है विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन, जैसे मान लेते हैं ये हमारा इस तरह से ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड गया, और इसके अलावा जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है इस प्रकार से जाता है, और फिर इस तरह से ये एक और यहाँ पर होता है। तो देखिए इसमें पूछा गया है कि विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा, तो वो जो हमारा होती है E क्रॉस B वेक्टर जो होता है उसके समानांतर होती है। तो E क्रॉस B के समानांतर, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगी। अब ये यहाँ पे देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। बीटा किरणें विक्षेपित होती हैं, बीटा रेज आर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम, ये किस किस से विक्षेपित होती है, तो ये जो होती है विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों से विक्षेपित होते हैं। तो इसका आंसर भी ऑप्शन डी ही हो जाएगी, विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में। अब यहाँ पे 40 क्वेश्चन देख लेते हैं। श्वेत प्रकाश का एक स्पंद हवा शीशे से यहाँ पे हवा शीशे के एक स्लैब पर अभिलंब आपतित होता है। स्लैब से गमन करने के पश्चात सबसे पहले कौन सा रंग बाहर निकलेगा। अब मान लीजिए कि ये हमारा शीशा है, अब इससे श्वेत प्रकाश क्या आया, यहाँ पे आया हवा से शीशे के एक स्लैब पर अभिलंब ये आया। स्लैब से गमन करने के पश्चात कौन सा रंग सबसे पहले, ये स्लैब से पहले जो निकलेगा तो हमें कौन सा रंग दिखेगा, तो ये हमारा लाल कलर दिखेगा। क्यों, क्योंकि इसका जो इंटेंसिटी होता है ये कम स्कर्ड होता है, इसका इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होता है, ये ज़्यादा विक्षेपित नहीं होता है। मतलब ये ज़्यादा, जैसे मान लीजिए कि इसका फार्मूला आपको पता होगा कि 1 बाय क्या होता है लैम्डा टू द पावर 4,
और लेमडा टू द पावर ऑफ 4 मतलब ये हो गया कि जिसका जितना ज़्यादा ये जो वेवलेंथ होगा वो उतना ज़्यादा स्कर्ट होगा। अगर मान लेते हैं लेमडा जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा वो ऊपर वाला कम होगा ना। ये जो ये क्या है हमारा स्कर्टिंग ऑफ लाइट है। तो जितना ज़्यादा ये बढ़ेगा उतना ज़्यादा स्कर्ट होगा। तो अब देखिए लाल रंग का जो लेमडा होता है वो छोटा होता है, डेट मीन्स ये क्या होगा कि कम स्कर्ट होता है। तो सबसे पहले जो हमें दिखेगा वो लाल रंग हमारा दिख जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगी। अब देख लेते हैं 41 नंबर, मृगमरीचिका का कारण क्या है। मृगमरीचिका क्या होता है, तो ये जो जैसे आप लोग रेगिस्तान में जाइएगा तो उस टाइम दिखाएगा कि आगे चल के क्या है कि पेड़ आएगा नज़र, बट वो एक्चुअल में पेड़ नहीं रहता, वो क्या रहता है इल्यूजन रहता है। तो ये किसके कारण होता है, तो ये होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। और इसमें कौन सा, तो अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन दोनों होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगी। अब देख लेते हैं 42 नंबर, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है। तो ये आप लोग 10th से ही पढ़ते आ रहे होंगे। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगी। अब देख लेते हैं 43 नंबर, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। अब यहाँ पे क्या है अपवर्तनांक, डेट मीन्स ये जो म्यू जो होता है वो किसका सबसे ज़्यादा अधिक होता है, हीरा का होता है। जितना ज़्यादा म्यू अधिक होगा उतना ज़्यादा वो स्कर्ट होगा लाइट, जिसके कारण हीरा क्या होता है अत्यधिक चमकता है। हीरा में जो मान लेते हैं अगर कोई लाइट प्रवेश करता है तो वो क्या होता है कि अत्यधिक, मतलब यहाँ से यहाँ ये अत्यधिक स्कर्ट होता है। क्यों, क्योंकि इसका जो अपवर्तनांक होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। इसका आंसर ऑप्शन डी हो गई। अब देख लेते हैं 44 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश का वेग महत्तम होता है। अब ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसका आप लोग आंसर बताइए क्या होगा कि लाइट का जो वेलोसिटी होता है वो किस में सबसे ज़्यादा होता है, हवा में होता है, शीशा में होता है, पानी में होता है या निर्वात में होता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो लाइट जो है वो मैक्सिमम किस में होता है, निर्वात में होता है। उसके बाद किस में होता है, हवा में होता है, फिर शीशा हो गया, फिर पानी हो गया, इस तरह से। तो निर्वात में सबसे ज़्यादा वेलोसिटी किसका, लाइट का होता है। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 45 नंबर, खगोलीय दूरदर्शी के अंतिम प्रतिबिंब होता है। अब जैसे जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होता है उसका जो अंतिम प्रतिबिंब किस तरह का होता है, तो वो होता है आभासी और उल्टा होता है। आभासी और उल्टा होता है। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगी। अब आइए यहाँ पे 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक दीर्घ दृष्टि वाले व्यक्ति को आवश्यकता होगी। देखिए यहाँ पे ये आगे हमारा दृष्टि दोष के कारण, क्यों कौन सा है, तो यहाँ पे फार साइटनेसनेस है। तो ये जो हमारा दीर्घ दृष्टि दोष होता है इसमें हम किस प्रकार के लेंस का उपयोग करते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको जानना ये है कि दीर्घ दृष्टि से क्या होता है। तो दीर्घ दृष्टि जब दोष हो जाता है, कोई व्यक्ति इससे पीड़ित होता है, तो उसको जो है सो दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है, बट जो निकट की वस्तु है वो साफ साफ दिखाई नहीं देती है। देखिए यहाँ नाम के अपोजिट है कि दूर दृष्टि दोष हो गया। दैट मीन्स दूर की वस्तु साफ साफ उसको दिखाई देगी और नज़दीक की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती है। इसका सेम उल्टा हो जाता है कि निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती है और दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है। तो यहाँ पे जो ये हमारा होगा दीर्घ दृष्टि, इसको दूर करने के लिए हम कौन सा करते हैं, तो उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे दीर्घ दृष्टि दोष है, तो और बेलनाकार लेंस किस प्रकार का दृष्टि को दोष करने के लिए, दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है, तो इसका आंसर आप लोग बताइए। बेलनाकार लेंस हम किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए करते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे दूरदृष्टि दोष, इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगी, उत्तल लेंस हो जाएगी। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश की एक किरण स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंग दैर्घ्य, जब प्रकाश की एक किरण जो है वो स्लैब में प्रवेश करेगी तो इसका तरंग दैर्घ्य क्या होगा, वो घटेगा। इसका जो वेवलेंथ होता है वो घट जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगी। अब प्रकाश के रंग का कारण क्या है, इसका आंसर आप लोग बताइए। जैसे प्रकाश है तो उसमें उसका रंग का कारण क्या होता है, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो फ्रीक्वेंसी के कारण ही रंग, जैसे लाल हो गया, हरा हो गया, पीला। तो इसकी आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी। अब देखते हैं यहाँ पे 49 नंबर क्वेश्चन, खगोलीय दूरदर्शी के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। तो अगर आप लोग खगोलीय दूरदर्शी नहीं देखे होंगे तो ये बताते हैं कि उसका जो आईपीस होता है, मतलब जैसे आईपीस जो होता है वो छोटा होता है और उसका जो आगे वाला जो फ्रंट वाला जो मुंह होता है वो क्या रहता है, बड़ा रहता है। ये आप लोग देखे होंगे, मतलब जो ऑब्जेक्ट को देखने के लिए रहता है
वो बड़ा रहता है, और जो आई जो रहता है, जहाँ से हम आई देखते हैं, वो छोटा रहता है। तो डेट मीन्स आईपीस का जो फोकल लेंथ हो जाएगा वो छोटा, और ऑब्जेक्टिव का जो फोकल लेंथ वो बड़ा हो जाएगा। तो देखिए कौन सा है, इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, एफ नोट, एफ ओ है मतलब फोकस लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव और फोकस लेंथ ऑफ आईपीस। तो आईपीस क्या है, यहाँ पे छोटा है और ऑब्जेक्टिव का बड़ा है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगी। अब यहाँ पे 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी बिंदु व स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगार्घ होता है। ये जो बिंदु व स्रोत है, तो बिंदु व से जैसे मान लीजिए कि आप लोग पानी में एक जैसे मान लीजिए कंकर फेंकते होंगे, ढेला फेंकते होंगे, तो उस टाइप से अगर उसमें देखते होंगे आप लोग, एक वेव बन जाता होगा। आप लोग देखते होंगे इस तरह से वेव बन जाता होगा। तो उसको आप बारीकी से ऑब्जर्व करिएगा कि वो किस तरह का बनता है। तो जब आप एक कंकर फेंकिएगा तो वो क्या होगा, चारों ओर से इस तरह का वेव बन जाता है। चारों ओर से मतलब वो कौन सा हो गया, तो गोलाकार बनता है ना। तो ये गोलाकार का ही, गोलाकार नहीं, वो वृत्ताकार बन जाता है ना। तो वो सर्कुलर से इस टाइप में यहाँ पे मान लेते हैं, जैसे ये हमारा हो गया, ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे हम कंकर फेंक दिए तो ये क्या होगा, इस तरह से बन जाता है, वेव बन जाता है। ये हमारा वृत्ताकार हो गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगी, सर्कुलर हो जाएगी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो गए। अब 51 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें तरंग का कालांतर फाई तथा पथांतर डी डेल्टा एक्स है से संबंध, यानी यहाँ पे क्या है, कालांतर और पथांतर मतलब फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस के बीच क्या रिलेशन होता है, वो आपसे पूछा है। तो फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस है, तो इसके बीच λ/2 पाई होता है और यहाँ पे फाई है। तो ये इसका रिलेशन होता है, जो कि ऑप्शन सी में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगी। अब आइए यहाँ पे 52 नंबर क्वेश्चन है। एक पतले फिल्म के रंग का कारण क्या है। ये पतले फिल्म का जो रंग होता है उसका कारण क्या है, तो उसका कारण जो हमारा हो जाता है, व्यतिकरण हो जाता है, इंटरफ्रेंस हो जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगी। अब देख लेते हैं यहाँ पे, प्रकाशिक पथ बराबर होता है। प्रकाशिक पथ बराबर किसके होता है, तो अपवर्तनांक इनटू पथ लंबाई के बराबर होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू पाथ लेंथ जो होता है उसके बराबर प्रकाशिक पथ होता है। इसका आंसर भी ऑप्शन ए हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए 54 नंबर क्वेश्चन है। जिस घटना से प्रकाश तरंगों की प्रकृति निर्विवाद रूप से अनुप्रस्थ सिद्ध होती है वह है। पूछा यह है कि जैसे अभी आपको बताएं कि प्रकाश तरंगों की प्रकृति कैसी होती है, तो यहाँ पे अनुप्रस्थ होती है। अब ये कैसी होती है, किससे सिद्ध होता है, तो ये जो होता है पोलराइजेशन से सिद्ध होता है। डेट मीन्स ये ध्रुवन से सिद्ध होता है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगी, ध्रुवन हो जाएगी। अब यहाँ पे 55 में है, पूर्ण तरंग दृष्टि कारक में उपयोग होता है, यानी फुल वेव रेक्टिफायर जो होता है उसमें कितने डायोड का उपयोग होता है। तो फुल वेव रेक्टिफायर में हम 2 डायोड का उपयोग करते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 2 डायोड। अब यहाँ पे 56 में है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। ये देखिए पूछा भी गया है कई बार एग्जाम, फाइनल एग्जाम में। इसका आंसर बताइए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा किसको हम मापते हैं, आवेश को, विभवांतर को, धारा को, ऊर्जा को। तो देखिए आवेश जो होता है, चार्ज जो होता है, उसको हम किससे मापते हैं, तो वहाँ पे चार्ज को हम यहाँ पे क्या है, तो ये हमारा फंडामेंटल यूनिट है। तो चार्ज हमारा ये हो गया। उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस को हम किससे मापते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस जैसे वोल्ट हो गया। फिर आवेश का कूलम हो जाता है। धारा का क्या होता है, ये आप बताइए। धारा का क्या हो जाता है, तो एम्पियर होता है, ये आपको मालूम है। ऊर्जा का हम क्या होता है, तो ऊर्जा का तो मतलब जैसे ऊर्जा का तो बहुत सारा यूनिट होता है, बट यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये भी ऊर्जा का ही यूनिट होता है, एनर्जी का ही यूनिट होता है। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगी। और अगर पूछ दे कि 1 EV 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर बताइए कितना होता है, 1.6 × 10⁻19 जूल हो जाता है। यहाँ पे 19 जूल हो जाता है। तो ये इसका राइट आंसर हो गया, ऑप्शन डी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है। 57 हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम कोणीय संवेग होगा। हाइड्रोजन परमाणु के लिए पूछा है न्यूनतम कोणीय संवेग। सबसे पहले आपको जानना है कि कोणीय संवेग क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। तो ये देखिए NH/2 पाई होता है। NH/2 पाई हमारा कोणीय संवेग हो गया। अब इस फॉर्मूला हो गया। अब इस पे आप सभी का निकाल सकते हैं। हाइड्रोजन का पूछा है, लिथियम का, सोडियम का, पोटेशियम का, जिसका भी पूछे आप सभी का निकाल सकते हैं। हाइड्रोजन परमाणु का पूछा है तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना 1 होता है, तो N के जगह पे 1 रख देंगे। अगर हीलियम का पूछे तो 2 रख देंगे, लिथियम का पूछेंगे 3 रख देंगे, इस तरह से।
अब देखिए यहाँ पे n के जगह पे 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, h/2 हो जाएगा। h/2 किस ऑप्शन में, तो देखिए ऑप्शन बी में है, h/2 जूल सेकेंड हो गया, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगी। अब यहाँ पे है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी जो है सो अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है, तो लाइमन श्रेणी जो है ये अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है, इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगी। अब रेडियो एक्टिव परमाणु के लिए कौन सा संबंध सही है, बताइए। यहाँ पे जो रेडियो एक्टिव परमाणु जो होता है, एटम होता है, उसके लिए कौन सा सही है, तो हाफ लाइफ है T1/2 हमारा हो गया। ये क्या होता है, तो 0.6931 बाई लेमडा हो जाता है ना, यही ना हमारा हाफ लाइफ होता है। और ये तो हमारा हो गया, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो 1 बाय जो लेमडा होता है ये हमारा क्या हो जाता है, एवरेज लाइफ हो जाता है, एवरेज लाइफ हो जाता है। तो अब यहाँ पे 0.6931 इंटू 1 बाई लेमडा क्या है, एवरेज लाइफ है, तो ये हमारा हो गया कौन सा, तो हाफ लाइफ हो गया, जो कि ऑप्शन यहाँ पे क्या है, डी में है, ऑप्शन डी में है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगी। अब देखिए 60 नंबर क्वेश्चन, तत्व यहाँ पे दिया है X202 यहाँ पे और 84। एक नाभिक पहले अल्फा कण और फिर बीटा कण उत्सर्जित करता है, परिणामी नाभिक की परमाणु संख्या होगी। अब बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है, इससे पहले तो आपको सिंपल सा दिया था कि ये परमाणु दे दिया था और इसके बोला था इसका आपको न्यूट्रॉन की संख्या निकालिए, तो आप आसानी से न्यूट्रॉन की संख्या 200 यहाँ पे 202 में से 84 माइनस कर लेते थे, यहाँ से आपको न्यूट्रॉन की संख्या आ जाता था। बट यहाँ से क्वेश्चन ये है कि उसके नाभिक में से सबसे पहले अल्फा कण और उसके बाद फिर बीटा कण उत्सर्जित होता है, देन आपको बताना है कि उसके नाभिक में अब परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी। बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जानना ये होगा, ये हमारा 202 है और ये हमारा 84 हो गया। ये 202 को हम क्या कहते हैं और ये 84 को क्या कहते हैं, 202 को हम कहते हैं यहाँ पे मास नंबर कहते हैं, मास नंबर ये हमारा हो गया ना, द्रव्यमान संख्या। 84 को हम कहते हैं एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या कहते हैं। 84 हमारा एटॉमिक नंबर हो गया, इतना आप समझ गए। अब इसके अलावा समझना क्या है कि अल्फा कण क्या होता है, तो अल्फा कण हम किसको कहते हैं, तो हीलियम 4 और यहाँ पे ये 2, ये हमारा क्या हो गया, अल्फा कण हो गया। अब अल्फा कण उत्सर्जित होगा, दैट मीन्स उसके जो वो जो कंपाउंड है, वो जो एटम है, उससे 4 जो मास द्रव्यमान है वो माइनस होगा और 2 के कौन सा, तो एटॉमिक नंबर माइनस होगा। यहाँ पे अल्फा कण में वही होता है ना। तो अब देखिए 202 है, अब 202 में से 4 माइनस चला जाएगा और यहाँ पे 84 में से 2 माइनस चला जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 198 हो गया और ये हमारा हो गया 82 हो गया। अब यहाँ पे ये हमारा कंपाउंड आ गया। अब फिर क्या होता है, फिर इससे बीटा कण उत्सर्जित होता है। अब ये जो 198 है और 82 है, इससे अब क्या होगा, बीटा कण उत्सर्जित होगा। तो बीटा कण में जो होता है सो एटॉमिक नंबर जो है ये चेंज +1 से होता है और मास नंबर जो है वो हमारा यहाँ पे चेंज नहीं होता है। एटॉमिक नंबर जो है, एटॉमिक नंबर किससे चेंज हो जाएगा, तो 1 से चेंज हो जाएगा और मास नंबर है वो हमारा चेंज नहीं होता है। तो मास नंबर हमारा कितना आया था, तो 198 आया था और वो इससे पहले आपको बताए कि वहाँ पे एटॉमिक नंबर कितना आ गया, तो 82 आ गया। अब बीटा कण उत्सर्जित होगा तो इसमें 1 जुड़ जाएगा और इसमें यहाँ पे इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है, तो ये हमारा हो गया 83 हो गया। अब ये हमारा एटॉमिक नंबर कितना आ गया, 83 आ गया। अब इसमें क्वेश्चन में पूछा क्या है, तो नाभिक में परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 83 हो जाएगी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगी, 83 हो जाएगी। अब यहाँ से परमाणुओं की संख्या आपसे पूछे, अब बताइए कि सेम इसी में अगर पूछ दे कि उसका जो न्यूट्रॉन की संख्या बताइए। अब न्यूट्रॉन की संख्या जब आपसे पूछेगा तो आप क्या करिए, 198 में से 83 माइनस कर दीजिए, ये हमारा आ गया न्यूट्रॉन की संख्या आ गया। प्रोटॉन की संख्या 83 आ गया। अब इस तरह से आप निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन पूछेगा तो वो 83। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है। अब जैसे मान लीजिए कि जो सोलर एनर्जी है उसका कौन सा स्रोत है, तो वो न्यूक्लियर विखंडन के कारण होता है। वो न्यूक्लियर विखंडन के कारण सौर ऊर्जा का स्रोत कौन है, न्यूक्लियर विखंडन होता है। इसका आंसर ऑप्शन ये हो गए। अब देखते हैं 62 नंबर, जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिमाण की आधी हो जाती है उससे हम क्या कहते हैं, अर्ध आयु कहते हैं उसे, जो कि ऑप्शन बी में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगी।
अब आइए यहाँ पे 63 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें है यदि ट्रांजिस्टर की धारा नियतांक अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा बीटा क्या होगा। तो यहाँ पे बीटा जो होता है वो ग्रेटर देन 1 हो जाता है और अल्फा जो होता है वो लेसर देन 1 हो जाता है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगी, बीटा ग्रेटर देन 1 अल्फा लेसर देन 1। अब देखिए यहाँ पे 64 में है, चित्र दिया गया है। अब ये बताइए कौन सा गेट है, ये जो सिंबल है ये कौन से गेट का सिंबल है बताइए। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपके एग्जाम में एटलीस्ट 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाएगा, चाहे वो सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो, दोनों में 5 मार्क्स का एटलीस्ट कम से कम पूछा ही जाता है। तो जानना ये है कि ये क्वेश्चन को छोड़िए, अभी आप ये बताइए कि मूल गेट कौन कौन से होते हैं, बेसिक गेट कौन कौन से होते हैं, ये आपको बताए भी हुए हैं। ये जो होता है और गेट एंड, और हमारा तीसरा जो होता है नोट गेट, इस 3 गेट को हम कहते हैं और एंड नोट गेट को कहते हैं मूल गेट कहते हैं। और इससे जो बनता है उसको हम सार्वभौमिक गेट कहते हैं, जो नंड और नोर होता है। सार्वभौमिक गेट कौन सा, नंड और नोर हो गया। मूल गेट कौन सा, और एंड और नोट हो गया। ये 3 गेट हो गया। अब ये सभी का आपको बुलियन व्यंजक याद रखना है। इसके अलावा आपको याद क्या रखना है, तो उसका सिंबल याद रखना है। जैसे बात कर लेते हैं नोट गेट का। नोट गेट का बुलियन व्यंजक क्या होता है, एक्स बराबर होता है ए पर रेकरिंग। ये हमारा हो गया एक्स बराबर ए का बार हो गया। अब इस तरह से आपको एंड का पूछ देगा, एंड गेट का बुलियन व्यंजक बताए तो एंड गेट का क्या होता है, ए इंटू हमारा बी हो जाता है, एक्स बराबर ए इंटू बी। अब आपको पूछेंगे कि यहाँ पे एंड गेट का हो गया, तो एंड गेट का हो गया एक्स इंटू बी हो गया। फिर आपसे पूछ देगा कि और गेट का, तो और गेट का बुलियन व्यंजक क्या हो जाता है, तो ये हो जाता है ए प्लस बी हो जाता है। अब ये कौन से बना है, तो नंड गेट कौन से मिलके बना है, तो ये बना है एंड, और बना किसके साथ है, तो एंड और नोट के साथ बना है, तो नंड गेट बन गया है। तो एंड मतलब एंड गेट का क्या होता है हमारा, तो एंड गेट का बुलियन व्यंजक हो जाता है ये हमारा हो जाता है, और नोट गेट है तो इस पे अगर रेकरिंग लगा दे तो ये हमारा बुलियन व्यंजक हो गया नंड गेट का। नंड गेट का ये हमारा बुलियन व्यंजक हो गया, इसको आप याद रखिए। उसका सिंबल कौन सा हो जाएगा, तो ये जो हमारा है ये पार्ट नोट का और ये एंड का, तो इसका राइट आंसर नंड गेट हो जाएगी। 64 का राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगी। इस तरह से आपको सभी क्वेश्चन को याद रखना है। आप देखिए दशमिक संख्या 25 का द्विआधारी होता है, इसको आपको निकालना है। तो आपको ये सिंपल सा है क्वेश्चन, और ये हो गया हमारा कितना, तो ये 12 यहाँ पे 1 हो गया। अब फिर इसको 2 से, तो ये 6 यहाँ पे 0। अब फिर इसको 2 से करिएगा तो ये हमारा हो गया 0 यहाँ पे 3। अब फिर 2 से करिएगा तो 1 1, मतलब 1 1 0 0 1, 1 1 0 0 1 किस ऑप्शन में है, 1 1 0 0 1 ऑप्शन सी में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगी। अब आइए यहाँ पे देखते हैं 66 नंबर क्वेश्चन, पी प्रकार के अर्धचालक में आवेश वाहक होते हैं। ये क्वेश्चन भी अच्छा है, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। पी के साथ साथ आपको जो पी टाइप और ये जो एन टाइप होता है दोनों को याद करना है। पी टाइप में अर्धचालक, जो पी टाइप और सेमीकंडक्टर होता है उसमें आवेश वाहक मतलब उसमें जो धारा प्रवाहित होती है वो किसके कारण होती है, तो वो होल्स के कारण होती है, विभर के कारण होती है, होल्स के कारण होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगी। अब यही पूछ दे कि आपको एन टाइप में किसके कारण उसका आवेश वाहक कौन सा होता है, तो एन टाइप में आवेश वाहक कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब ये नहीं हो गया कि जैसे एन टाइप में हम तो केवल इलेक्ट्रॉन ही रहेगा, इसमें जो मेजॉरिटी जो होता है वो इलेक्ट्रॉन और माइनॉरिटी जो होता है वो होल्स होता है। जैसे अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन न देके पूछेगा कि पी टाइप जो सेमीकंडक्टर है उसमें मेजॉरिटी जो चार्ज कैरियर होता है वो कौन सा होता है, तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल हो जाएगा, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन सा हो जाएगा। अगर पी टाइप में ही पूछे कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर मतलब जो इसका जो अल्प आवेश वाहक होता है वो कौन हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा इस तरह से। और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर और यहाँ पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगी, होल्स हो जाएगी। अब आइए यहाँ पे देखते हैं फैक्स का अर्थ है। फैक्स का फुल फॉर्म बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आप लोग इसका जल्दी से जवाब दीजिए। फैक्स का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, फैक्स का फुल फॉर्म होगा फैक्सिमाइल टेलीग्राफी, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे आयाम मॉडुलन सूचकांक का मान होता है। आयाम जो मॉड्यूलेशन होता है इसका जो सूचकांक होता है 1 से 0 से लेके और 1 के बीच होता है, 0 से लेके 1 के बीच होता है। इसका आंसर ऑप्शन सी से हो जाएगी, 0 तथा 1 के बीच। अब देख लेते हैं मोबिलिटी का एसआई मात्रक।
मोबिलिटी का ऐसा मात्रक आप लोग बताइए इसका क्या हो जाएगा। मोबिलिटी का ऐसा मात्रक होता है एम्पियर इंटू मीटर बाय न्यूटन हो जाता है। एम्पियर इंटू मीटर बाय न्यूटन जो होता है वो मोबिलिटी का ऐसा मात्रक हो जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगी। अब यहाँ पे देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। इसमें है कि टीवी प्रसारण के लिए जिस आवृत्ति प्रास का उपयोग होता है वह है। टीवी प्रास के लिए कौन सी आवृत्ति का उपयोग करते हैं हम 330 से लेके और 300 मेगा हर्ट्ज के बीच उपयोग करते हैं। 300 मेगा हर्ट्ज के बीच का आवृत्ति प्रास का उपयोग करते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए टोटल 70 क्वेश्चन थे। 70 क्वेश्चन को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके इसका हम आंसर बता दिए हैं। अब आप लोगों को करना ये है कि आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा, और इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए। इतना अच्छा सा आपको एक्सप्लेन करके बताया, और जितना भी क्वेश्चन बताया आप लोगों को सभी क्वेश्चन का आंसर याद रख लेना है। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के कोई भी और वीडियो आते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगा। और अगर आपको जैसे इसमें भी ऐसा यूनिट पूछा, अगर आपको इससे रिलेटेड वीडियो देखना है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको वो वीडियो मिल जाएगा। तो क्या करना, सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। अब हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।